मिलकर आगे बढ़ना है और दुखी इंसानियत का हाथ थामना है। कोई सियासत इसमें आड़े नहीं आएगी। साथ साथ दोस्त ममालिक की लीडरशिप भी आर्मी चीफ से मुसलसल रास्ते में ताकि सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद के लिए इकदाम किए जा सके। सुनामी ने मौजूदा सूरत हाल में और सैलाब मुतासरीन से इजहार यकजहती के लिए GHQ में होने वाली यौम दिफा की मरकजी तकरीब मुअख्खर कर दी। अगर हम ये समझें कि हुकूमत तनहा मुकाबला कर लेगी, कोई सूबाई हुकूमत तनहा मुकाबला कर लेगी, तो ये मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर पूरी कौम कमर बस्ता हो जाए, हम इसको ओवरकम कर लेंगे। पाकिस्तान से इमरान खान आपकी नजर में बड़ा होगा, हमारी नजर में बड़ा नहीं है। ये पाकिस्तान को अंधेरे की तरफ लेके जा रहे हैं। अब इसका सिर्फ एक तरीका, पाकिस्तान में साफ और शफाफ इलेक्शन करवाए जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेजबान शौकत पराचा। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को भी आज कहना पड़ गया कि तमाम सियासतदान और कौमी रहनुमा सैलाब ज़दगान की मदद के लिए आलमी बरादरी और कौम को मुतहर्रिक करने के लिए अपनी कोशिशें तेज करें। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा कि 2/3 पाकिस्तान पानी में डूबा हुआ है, हर 7वां पाकिस्तानी सैलाब से मुतासर है, लेकिन एक साबिक वजीर आजम जल से खेल रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पहले इंसान बनो फिर सियासतदान बनो। इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर एक तासर है कि इस 2/3 डूबे हुए पाकिस्तान में रोजाना की बुनियाद पर कहीं न कहीं जनाजे उठाए जा रहे हैं, लाशें उठाई जा रही हैं, डेड बॉडीज मिल रही हैं, लेकिन पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में जलसे भी हो रहे हैं। हम इस अहम मौजू पर बात करेंगे कि क्या सियासत भी करना जरूरी है और इमदादी कार्रवाइयां करना भी जरूरी है, या फिर सारी तवज्जो इस वक्त सैलाब से मुतासरीन की इमदाद के लिए मरकूज की जाए। सियासत के लिए बाद भी वक्त पड़ा है, अपना अपना पर्सपेक्टिव है, इसलिए हम पर्सपेक्टिव लेंगे और 3 मेहमान अलग-अलग मुख्तलिफ जगहों से हमारे साथ मौजूद होंगे। हमारे साथ होंगे जनाब बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब, सीनियर पॉलिटिशियन हैं, मरकज में भी रहे हैं, आजकल खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुआविन हैं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब, आपने वक्त दिया। नाजरीन, हमें ज्वाइन करेंगे सैयद अली हैदर साहब, तजियाकार हैं, एंकर पर्सन हैं, हम उनकी राय भी लेंगे। और सरदार दोस्त मोहम्मद मदारी साहब, जो कि साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली, आज राजनपुर में हैं, हम उनकी भी राय लेंगे। सबसे पहले बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। ये फरमाइए कि हर कोई ये कह रहा है कि इतनी तबाही आई है जो पाकिस्तान की तारीख में नहीं आई, इसलिए सब तवज्जो सैलाब से मुतासरा अफराद की मदद के लिए होनी चाहिए। पीटीआई क्यों समझती है कि नहीं, सियासी सरगर्मियां भी पैरेलल चलें और इमदादी सरगर्मियां भी साथ साथ चलें? जैसे पराचा साहब, आपने अपनी तारीफी गुफ्तगू में कहा कि हर बंदे का अपना अपना पर्सपेक्टिव है, इसी तरह दुरुस्त है, हर सियासी पार्टी का भी अपना अपना पर्सपेक्टिव और नुक्ता नजर है, और हर कोई अपने हालात के मुताबिक अपनी पॉलिसियां बनाता है। जहां तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है तो खैबर पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत है जी। और पंजाब में भी हमारी हुकूमत है, और जहां पर भी सैलाब इन इलाकों में आया है वहां पर भरपूर इमदादी सरगर्मियां अपने वसाइल के मुताबिक, अपनी तौफीक के मुताबिक अवाम की खिदमत में हम मसरूफ हैं और इमदादी सरगर्मियां चल रही हैं। और खैबर पख्तूनख्वा में तो खुसूसी तौर पर जो रेस्क्यू का अमल था वो हो चुका है। रिलीफ से अब हम बहाली यानी रिहेबिलिटेशन के मरहले में दाखिल हो रहे हैं, तो उस काम पर तो पूरी तवज्जो भी है, तमाम वसाइल भी उस पर मरकूज हैं, और कोई ऐसी नेग्लिजेंस या कोई ऐसी लापरवाही या सुस्ती नहीं बरती जा रही कि सैलाब मुतासरीन को कि एक लम्हे के लिए हमने अकेला छोड़ा हो, बल्कि हमने तो अपने फंड्स जो हैं बाकी तरक्याती कामों से रोक कर, बाकी खर्चात को कम करके तमाम फंड्स भी जो हैं वो सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए ये दुरुस्त है। आप खुद, मुझे याद है, आपने यूथ को भी मोबिलाइज किया हुआ है। आप यहाँ मरकज में 2005 में जब जल्जले के बाद की एफर्ट्स थी उनको भी देखते रहे, खास तौर पर आपने जो मोबिलाइजेशन यूथ की। अब अगर
सियासी सरगर्मियां जो एक पर्सपेक्टिव है कुछ अरसे के लिए रोक दी जाएं और टोटल मोबिलाइजेशन कर दी जाए। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब भी तो यही बात आज कर गए ना। जी पराचा साहब, मैं इसी बात पे आ रहा था। देखें, वहां पर खैबर पख्तूनख्वा में अगर आप जलसे की बात कर रहे हैं जहां तहरीक इंसाफ का जलसा होना है, तो उसकी एक और वजह है, उसका सैलाब से ताल्लुक नहीं है, वो हमारे ऊपर एक और कंपल्शन है। और कंपल्शन ये है कि वहां पर इलेक्शन अनाउंस हुआ है कौमी असम्बली के हल्के में। वहां पर कई हल्कों में इलेक्शन है, चारसदा में इलेक्शन है, मर्दान में इलेक्शन है, पेशावर में इलेक्शन है, और इलेक्शन की कैंपेन भरपूर तरीके से तमाम सियासी पार्टियां चला रही हैं। बदकिस्मती से, या मैं कहूंगा कि पर्सपेक्टिव की बात जैसे आपने की, तो हमारा पर्सपेक्टिव ये होता है कि हमें अपना कसूर या अपना रोल नहीं नजर आता, हम हमेशा दूसरे पर उंगली उठाते हैं। मैं इसे एक वजह बताना चाह रहा हूँ। आज भी अगर पराचा साहब आप अपने पेशावर के ब्यूरो चीफ से पूछ लें, वो आपको बताएंगी कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा में हर सियासी पार्टी जहां जहां इलेक्शन हो रहा है वहां पर इलेक्शन कैंपेन में मसरूफ है। मैं आपको उसकी दो मिसालें बताता हूँ। मर्दान जिला मुतासिर हुआ, किसी हद तक कम हुआ लेकिन हुआ। चारसदा बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ। चारसदा में अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा, आप पीडीएम की तमाम पार्टियां मुसलसल हर रोज कई जलसे, कॉर्नर मीटिंग्स और छोटे छोटे प्रोग्राम इलेक्शन कैंपेन के लिए कर रहे हैं, इसलिए कि कुछ दिनों के बाद इलेक्शन होना है। पेशावर में भी अवामी नेशनल पार्टी का कैंडिडेट है, लेकिन पीडीएम की तमाम जमातें उनके साथ एक्टिवली हिस्सा ले रही हैं। आज भी आज पेशावर जाएं तो आपको पूरा जीटी रोड जो है वो पोस्टरों और बैनरों से, उनके बैनरों और पोस्टरों से भरा हुआ नजर आएगा। तो अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वजह से कैंपेन में हिस्सा ना ले कि चूंकि हमारी वहां पर हुकूमत है इसलिए बाकी पार्टियां तो कैंपेन चलाएं इलेक्शन के लिए, तहरीक इंसाफ नहीं करेगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ पर फिर इल्जाम लगेगा कि जी आप जो है वो सैलाब जरदान की मदद नहीं कर रहे और आप इलेक्शन कैंपेन चला रहे। तो या तो अभी आप इलेक्शन कमीशन से, हम दोनों, मैं आपके प्रोग्राम की वसाफत से और आप अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से मुतालबा करें कि वो खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन 2 महीने के लिए। अच्छा, बड़ी अहम बात की बैरिस्टर साहब, एक बड़ी अहम बात की। आप कानून को भी जानते हैं, ग्राउंड पे हैं, मसाइल भी जानते हैं। मैं समझूं कि आप मुतालबा कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन से कि ये इलेक्शन मुलतवी किए जाएं जब तक कि हुकूमतें सैलाब मुतासरीन की मदद न कर पाएं। पराचा साहब, अब आपने टिपिकल वो जो मीडिया का जो तरीका कार होता है उसका इस्तेमाल किया। मैं हरगिज ये बात नहीं कर रहा। अच्छा। मैं हरगिज ये नहीं कह रहा, अगर तो इलेक्शन होने हैं उस तारीख को होने हैं तो बिल्कुल हो, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि क्यों फिर तहरीक इंसाफ को सिंगल आउट किया जाए कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन कैंपेन में जलसे जुलूस और प्रोग्राम ना करे, बाकी पार्टियां 24 घंटे लगी रहे। ये वो इम्तियाजी डिस्क्रिमिनेटरी रवैया होगा कि जिससे नुकसान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन कैंपेन को होगा। खान साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, उम्मीदवार हैं इन तमाम हलकों में। अब अगर आप उन पर इलेक्शन में कैंपेनिंग की पाबंदी लगा देते नहीं, अब देखे ना, सरगोदा में इलेक्शन नहीं था, गुजरात में इलेक्शन नहीं था, भावलपुर में कौन सा इलेक्शन हो रहा है जो इतने बड़े बड़े जलसे किए? पराचा साहब, तो वहां पर सैलाब भी तो नहीं है ना, वहां पे सरगोदा में सैलाब भी नहीं है, जेलम में भावलपुर के सामने सैलाब पड़ा है और इतना बड़ा सैलाब पड़ा है। यानी मेरी बात सुने, ये फिर वही डिस्कशन शुरू हो गई ना, ये तो फिर बिल्कुल ही एक और तरफ बात चली थी। मैं तो आपके सवाल का ओवरऑल एक उसूली तनाज़ुर में जवाब दे रहा हूँ कि इलेक्शन कैंपेन जारी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दीगर पार्टियों की तरह इलेक्शन में हिस्सा ले रही हो। खान साहब उम्मीदवार हैं इलेक्शन कैंपेन में। अब अगर आप उनको उन कैंपेन से महरूम कर देते हैं तो क्या ये जायज है? और दूसरी बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत मुकम्मल तौर पर अपने तमाम वसाइल को सैलाब जरदान की मदद के लिए इस्तेमाल कर रही। एक जलसे से पेशावर में उससे इलेक्शन, उससे सैलाब जरदान की इमदाद से कोई अच्छा, मैं जरूर ये आपसे मैं ये जरूर पूछना चाह रहा था, जो सवात में दरिया सवात के अंदर होटल और बिल्डिंग बनने से जो तबाही हुई और वहां पर खुद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने खड़े होकर कहा कि तहकीकात होनी चाहिए, ये तजावजात क्यों बनने दी गई। मैं माजी में नहीं जाता कि आपकी 10 साल की हुकूमत थी, 10 साल में क्यों ओवरलैप किया गया, इग्नोर किया गया, लेकिन अब वाकई कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी? कार्रवाई होगी, जरूर होगी। अच्छा। और इस वाक़े से पहले भी कार्रवाई हुई है। ये मैं आपको तसल्लुक से हल्फिया कहता हूं कि वज़ीर आला पख्तूनख्वा
محمود خان صاحب کی سربراہی میں کئی اجلاس ہوئے. میں خود ذاتی طور پر ان میں شریک تھا جن میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا. اور یہ میں آپ کو اپریل کی بات بتا رہا ہوں, اپریل اور مئی میں, جبکہ ابھی بارشیں بھی نہیں شروع ہوئی تھیں. اس وقت فیصلہ کیا گیا تھا کہ کیونکہ بارشیں متوقع ہیں, مانسون میں روٹین میں سیلاب آتا ہے, اس لیے تجاوزات کا خاتمہ کیا جائے. لیکن مسئلہ یہ ہے راجہ صاحب کہ یہ جو زمینیں جن پر تجاوزات بنائے گئے ہیں, یہ میجورٹی کیا کہ ساری کی ساری یہ ذاتی ملکیت, لوگوں کی ذاتی زمینیں ہیں. اس پر وہ جو تجاوزات بناتے ہیں غلط طریقے سے, یقیناً ان میں سے کئیوں کو NOC مل جاتے ہیں. ہم نے جب کارروائی کی تو کئی لوگ عدالتوں میں چلے گئے, عدالتوں سے انہوں نے اسٹے آرڈر لے لیے. اسٹے آرڈر لینے کے بعد حکومت کے ہاتھ پیر بن جاتے ہیں, پھر ہم عدالتی حکم کی موجودگی میں کارروائی کر نہیں سکتے, اور اس دوران وہ آپ کو پتہ ہے پھر فیصلے بھی نہیں ہوتے, اس میں بھی سال لگ جاتے ہیں. تو اس وجہ سے جب یہ سیلاب آیا تو یہ ایک ہماری قانونی رکاوٹ تھی. لیکن اب میں یہ آپ کو وثوق سے, دعوے سے اور بالکل ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ جیسی یہ بحالی کا مرحلہ شروع ہوگا, اب کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی جائے گی, بلکہ جہاں جہاں غیر قانونی تجاوزات تھیں اور جو گرانٹ کی گئی تھی ان افسران کے خلاف, ان اہلکاروں کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی جائے گی. اچھا, آپ خیبر پختونخوا حکومت کے بحاف پہ ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں. جیسے NCOC بنا تھا کرونا کے حوالے سے, اسی طرح کا اب سیلاب کی تباہی اور پھر ریہیبلیٹیشن جو پروسیس ہے اس کے لیے اسی طرح نیا ادارہ بنا ہے جس میں سول ملٹری لیڈرشپ موجود ہے. پچھلے NCOC میں تو جیسے سندھ کی حکومت تھی, اپوزیشن کی تھی, مراد علی شاہ صاحب آتے تھے اجلاسوں میں شرکت کرتے تھے. اب خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ, میں پنجاب کا نہیں پوچھ سکتا چونکہ آپ پشاور میں ہیں, خیبر پختونخوا حکومت کے بحاف پہ بات کر سکتے ہیں, وہ شریک ہوا کریں گے ان اجلاسوں میں جب بھی جہاں بھی یہ اجلاس ہوں گے جو نیا ادارہ بنا ہے؟ آج تو نیا ادارہ بنا ہے, آج تو اس کی پیدائش کا پہلا دن ہے, تو اس کو ذرا آگے چلنے دیں. اور جب بھی پاکستان کے لیے, ملک کے لیے کوئی بھی ذمہ داری خیبر پختونخوا پر ڈالی جائے گی تو انشاءاللہ خیبر پختونخوا کی حکومت ہر لحاظ سے, ہر طرح کے اقدامات میں اپنی ذمہ داری کے ساتھ بھرپور رول پلے کرے گی. لیکن اگر اس طرح کے اداروں کو سیاسی مقاصد اور سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کیا جائے گا تو پھر ہم یقیناً معذرت کریں گے. لیکن اگر ہمیں بلایا جائے گا اور ہم سے کوئی جو ہماری ذمہ داری ہے اس حوالے سے ہم پر کوئی ذمہ داری ڈالی جائے گی ہماری حدود میں, ہمارے دائرے اختیار میں, تو انشاءاللہ ہم بالکل ایک ذمہ دار حکومت کی طرح تعاون کریں گے جیسے ماضی میں ہم نے ہمیشہ کیا ہے. بہت شکریہ. بیرسٹر سینیٹر محمد علی سیف صاحب خیبر پختونخوا کے ایڈوائزر ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. ناظرین, یہاں پر بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے سید علی حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. میں یہی نکات ان کے سامنے رکھوں گا, ایک اور لوکیشن پر بیٹھ کر ان سے بات کریں گے, اور اسی طرح ان کے بعد پھر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پنجاب اسمبلی کے سابق ڈپٹی اسپیکر سردار دوست محمد مداری صاحب, جو آج بلکہ آج نہیں کافی دنوں سے یہی سیلاب زدہ جو جنوبی پنجاب کا علاقہ ہے, رجحان, جامپور, راجن پور, تونسا, ڈیجی خان, مسلسل وہاں موجود ہیں. ایک اور لوکیشن سے ان کے ساتھ بات کریں گے. اسٹے ود اس. ناظرین, سید علی حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, خود اینکر پرسن ہیں, تجزیہ کار ہیں اور ایسے ایشوز پر تو بہت گہری نظر رکھتے ہیں. بہت شکریہ سید علی حیدر صاحب, آپ نے وقت دیا. صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کو آج کہنا پڑا کہ سیاستدان اور رہنما عالمی برادری کو موٹیویٹ کریں, اپنی قوم کو متحرک کریں تاکہ ہم اس سیلاب زدگان کی مدد کر سکیں. بلاول بھٹو زرداری بھی کہہ رہے ہیں کہ پہلے انسان بنو پھر سیاستدان بنو, لیکن اس کے باوجود بھی جلد سے جاری ہیں. کیوں؟ دیکھیے, میں یہاں پہ پراجا صاحب انتہائی افسوس سے بات کہوں گا, سیلاب کو ایک اپرچونٹی سمجھ کے نا, وہ کہتے ہیں نا ایوری کرائسس از این اپرچونٹی, اس کو اپرچونٹی سمجھ کے ہر سیاستدان نے اپنی سیاست چمکائی ہے. عمران خان صاحب کو بھی ہوش بعد میں آیا جب ان کو سوشل میڈیا پہ تنقید کا نشانہ پہلی بار بننا پڑا, کیونکہ انہوں نے تو 27 مارچ کو جلسہ رکھا ہوا تھا, انہوں نے تو آگے فنڈ ریزنگ رکھی ہوئی تھی اپنی پارٹی کا, جو ان کا مینیفیسٹو ہے کہ انہوں نے امپورٹڈ حکومت کو گھر بھیجنا ہے, انہوں نے تو اس کی فنڈ ریزنگ رکھی ہوئی تھی. سیلاب زدگان کے لیے پیسے اکٹھے کرنے ہیں تو ان کو بعد میں خیال آیا. اس کے علاوہ مریم صاحبہ کو دیکھتے ہیں, وہ جاتے ہیں فوٹو شوٹ کروا کے اپنا وہ واپس آ جاتی ہیں. تو اگین اس پہ سیاست ہو رہی ہے, دو چیزوں کے منہ کھل جاتے ہیں, تجوریوں کے منہ کھل جاتے ہیں کیونکہ امداد ملنا شروع ہو جاتی ہے پراجا صاحب,
اور آرگنائزیشن اور سیاستدان اور پھر ہماری حکومت بھی چاہتی چلیں جناب ہم اپنی مزری کو کیش کرواتے ہوئے باہر سے فنڈ لینا شروع کر دیں. آپ کو یاد ہوگا یہ ابھی UN کے کوآرڈینیٹر سے ملاقات ہوئی ہمارے فارن منسٹر بلاول بھٹو صاحب کی. وہ بڑا ایک انٹرسٹنگ سا وہ لمحہ تھا, میں نے نوٹ کیا. بلاول صاحب بتا رہے ہیں جناب کتنی ڈیوسٹیشن ہوئی, کتنا ہمارا نقصان ہو گیا. اور جو کوآرڈینیٹر ہے UN کا گورا تھا وہ مسلسل نا کلائمیٹ چینج پہ لیکچر دے رہے ہیں ہمیں. ہمارے ایک صحافی صاحب اٹھتے ہیں, صحافی کہتے ہیں جناب ہمیں اس وقت ہم مر گئے لٹ گئے, ہمیں ایڈ کی ضرورت ہے, آپ کلائمیٹ چینج پہ لیکچر دی جا رہے ہیں ہمیں. اچھا اس وقت نا مجھے اس صحافی کا سوال بڑا اچھا لگا کہ ہاں یار بڑی اچھی بات اس نے کی ہے, ہمیں تو یہاں پہ کپڑا چاہیے, روٹی راشن چاہیے, یہ کلائمیٹ چینج پہ سبق دے رہا ہے ہمیں. لیکن اگلا خیال مجھے یہ آیا کہ وہ گورا ٹھیک کہہ رہا ہے پراجا صاحب, ہم کیا ہم بن گئے ریئیکشنری قوم. ابھی ہمیں کیا چاہیے, ہمیں امداد چاہیے تاکہ اس میں سے ہم اچھا خاصا لوٹ کسوٹ کے خود اپنے چوریاں بھر لیں, اور اس کے بعد پھر جا کے فوٹو سیشن کھنچوانے کے لیے سیلاب زدگان کے پاس ہمیں اس لیے امداد چاہیے. وہ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ حضور یہ سیلاب اب آئیں گے, یہ کلائمیٹ چینج کے سے ہم متاثر ہوئے ہیں, ہم نے جنگلات اپنے کاٹ کے ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا دی ہیں, ہمارا یہاں بہترین نہری نظام تھا, ہم نے اس کو ہمارے یہاں شاہ جی بات یہ ہے کہ ابھی جو کرائسس ہے, یعنی میرے نزدیک تو ہم ابھی ریسکیو اور ریلیف سے باہر نہیں نکلے, ری ہیبلیٹیشن بہت دور کی بات ہے. ابھی تو ان کو بچانا ہے, وہ بھوک سے نہ مر جائیں, وہ بیماریوں سے نہ مر جائیں, وہ کہیں آئسولیشن میں نہ مر جائیں. تو اس کے لیے تو آپ کو ایک پوری ایفرٹ چاہیے, اس کے لیے آپ کو یکسوئی چاہیے, ایک سنجیدگی چاہیے. لیکن ہم تو وہ جو 2 مہینے پہلے 3 مہینے پہلے جو ہمارے لچھن تھے ہم تو وہی کچھ دیکھ رہے ہیں. اس میں یہی ہے نا بادشاہ صاحب, دیکھیں ہماری سنجیدگی کا عالم آپ یہیں سے اندازہ کر لیں کہ ہماری گورنمنٹ کو اب جا کے اب بلوچستان میں سیلاب آیا ہے. ہمیں تو تب احساس ہوا کہ جب پنجاب میں گھسایا, جب KPK نے گھسایا, ہم نے تو کب میراتھن کی ہے, کیوں جب بلوچستان ڈوب رہا تھا ہمیں تب اس بات کا احساس نہیں تھا کہ وہ بھی پاکستانی ہے. تو راجا صاحب ایڈ آپ یقین جانیے جتنی ایڈ ہمیں 2005 کے زلزلے کے بعد ملی تھی نا, نیا پاکستان بن سکتا تھا. اور یقین جانیے اتنے ہی پیسے ہمیں پاکستانی, میں یہ نہیں کہہ رہا ابھی کسی اور ملکوں کی طرف سے تو آئیں گے, کہ پاکستانیوں نے اتنی ڈونیشن کی. اور آپ کو پتا ہے کہ ہماری ملک نا ویسے سندھی بلوچی پنجابی شیعہ سنی ہوتی ہے, مگر جب مصیبت آتی ہے ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں. اللہ کا یہ ہم پہ احسان ہے. یہ آپ نے بالکل درست کہا. میں ادھر کراچی میں تھا, میں نے کراچی میں ہر جگہ ہر چوک پہ اتنا بلک میں سامان دیکھا ہے. ابھی تو ٹرکس نہیں ہے کہ سامان کو کیسے ٹرانسپورٹ کیا جائے. لیکن دیکھیے جو لیڈرز ہیں, جو سیاسی رہنما ہیں, they are supposed to lead from the front. وہ ایک ایگزامپل بنے. مثلاً 16 دسمبر 2014 کا سانحہ ہوا APS میں, اسلام آباد میں دھرنا جاری تھا, عمران خان نے وہ کینسل کر دیا تھا. اگر برٹش ہائی کمشنر کرسچن ٹرنر آج نوشیرہ کیمپوں میں جا سکتے ہیں, متاثرین سے مل سکتے ہیں, سملرلی پاک فوج یوم شہداء کا سالانہ فنکشن منسوخ کر سکتی ہے, تو یہ جلسے کیوں نہیں ختم ہو سکتے؟ میں تو بار بار بڑا حیران ہو رہا ہوں اس فینومینن پہ کہ آج بھاولپور میں جلسہ تھا, گجرات میں جلسہ تھا, سرگودا میں تھا. جی راجا صاحب آپ کو یاد ہے یہ ہزارہ کی فیملیز لاشیں رکھ کے بیٹھی ہوئی تھی, اور خان صاحب نے کہا تھا میں بلیک میل نہیں ہوتا. آپ یہ بھول رہے ہیں راجا صاحب, عمران خان صاحب جو ہیں وہ لاشوں سے, سیلاب زدگان کی مزری سے, ان کے گھر تباہ ہونے سے بلیک میل نہیں ہوتے ہیں. آپ اور میں کس دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا ہم عمران خان کو جانتے نہیں ہیں؟ عمران خان صاحب کے بات بلیک میلنگ کی نہیں ہے. بات تو اس وقت اگر ایک بھی بندے کو بچایا جا سکے, ایک بندے کو بھی اگر مرنے سے بچایا جا سکے, بھوک سے بچایا جا سکے, تو میرا خیال ہے یہ پرائرٹی ہے. لیکن عمران خان کے ذہن میں آپ کے خیال میں کیا ایسا ڈر ہے جس کی وجہ سے وہ بار بار عوام کے اندر کھڑے ہو کے یہ باتیں کرتی ہیں؟ کیا ان کو سیاست سے نکالا جا رہا ہے, یہ ان کو ڈر ہے؟ میں نے جو آپ کو وہ ایگزامپل دی نا, وہ جو ہزارہ کمیونٹی والی, وہ اس سے ریزمبل نہیں کرتی, لیکن میں نے دی کیوں جان کے, وہ میں نے اس لیے دی ہے. میں بیسکلی قوم کو, آپ تو خیر جانتے ہی ہیں ماشاءاللہ, میں قوم کو عمران خان صاحب کا مائنڈ سیٹ بتانا چاہ رہا تھا کہ ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے, کہ وہ جب کسی بات کو اڑ جاتے ہیں نا, کسی جگہ پہ سوئی اڑ جائے ان کی, تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا سیاسی نقصان بھی ہو سکتا ہے, اس کا ملک اور ریاست کو نقصان بھی ہو سکتا ہے. اب عمران خان صاحب کو کیا اس بات کا نہیں پتا کہ یہ وقت قوم کو متحد کرنے کا ہے, نہ کہ ڈیوائڈ کرنے کا. آپ ابھی بھی کہہ رہے ہو کہ اب یہ بتائیں سر, اس وقت یہ حکومت بھلے امپورٹڈ ہے,
भले एक्सपोर्टेड है, जैसी भी गवर्नमेंट है, फिलहाल हेल्म ऑफ अफेयर्स की इंचार्ज वही है। जो इमदाद पहुंचनी है लोगों तक वो इसी ने पहुंचानी है, जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट देखनी है उस इलाके की वो इसी गवर्नमेंट ने देखनी है। तो फिलहाल क्या इस गवर्नमेंट को घर भेजने का तुक बनता है। और आपने बड़ी अच्छी बात की कि खान साहब के ज़हन में क्या है, वो तो एक ओवर अपने आप को पॉपुलैरिटी के उस ग्राफ पे वो देख रहे हैं। उसकी वजह ये है फादर साहब को, वो ये समझते हैं कि अगर उन्होंने ये मोमेंटम ब्रेक कर दिया तो फिर वो मोमेंटम दोबारा बन नहीं सकेगा। अच्छा जी, वो अपनी जगह पे मोमेंटम रहे ना रहे, लेकिन जब वो कहते हैं फर्क किया, वो कहते हैं मुझे दीवार से लगाया गया तो मैं सबकी शक्लें आवाम के सामने दिखाऊंगा, तो ये खौफ क्या है उनके ज़हन में? देखिए असल में वजह यह है कि अब शायद ऐसा लगता है उनको कि कहीं कोई उनकी शक्ल न दिखा दे अवाम के सामने, क्योंकि देखिए इमरान खान साहब के अब बकौल अपोजिशन, बकौल नून लीग के, बकौल पीडीएम के, इमरान खान साहब के भी कई चेहरे हैं, इमरान खान साहब के भी कई तहे हैं। अब हो ये रहा है कि जी आहिस्ता आहिस्ता अब तरीन की कॉल लीक हुई, ये तो हर बात है, तो नहल लोग हैं, यकीन कीजिए हुकूमत वाले लोग जब ये अपोजिशन में भी थे, इनको तो किसी चीज को प्ले करना ही नहीं आता। इस पे सियासत हो सकती थी। इमरान खान साहब की आप सियासत का अंदाजा लगाएं कि सुबह उनकी कॉल लीक होती है शौकत तरीन की, और शाम को जो है वो 500 अरब रुपया बकौल उनके वो इकट्ठा कर लेते होते हैं। इसका मतलब उन्होंने डिस्पेल कर दिया उस पूरी कॉल लीक के सिनारियों को, और जो हुकूमत है, जो इमरान खान के मुखालिफिन है, वो उसको प्ले ही नहीं कर सके। लेकिन इमरान खान को ये पता है कि ये कोई आखिरी कॉल नहीं थी, अभी कॉलें और भी सामने आनी है। हर दफा वो 500 अरब रुपया इकट्ठा करके उसके सख्त को कम नहीं कर सकते। तो इमरान खान साहब जब ये कहते हैं ना कि मैं इनको एक्सपोज करूंगा, मुझे दीवार से लगाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको इस बात का डर है, कहीं ना कहीं बल्कि लाजमी इस बात का डर है कि अभी बड़ी कॉलें हैं, शायद मलिक रियाज की कॉलें हैं, शायद पता नहीं किसी और एक बड़ी अहम लेकिन फिर यहाँ सवाल पैदा होता है कि इन जलसों से, लोगों को इकट्ठा करने से, जो बिलावल कह रहे हैं कि कंसर्ट्स करते हैं, उधर लोग मर रहे हैं और ये कंसर्ट्स करते हैं, पंजाब के वजीर आला, खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला, वो इन इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, जो कंसर्ट्स की बात बिलावल भुट्टो जरदारी ने की, तो क्या इन जलसों से वो जो बिल्कुल प्रिसाइज लीगल इश्यूज हैं, यानी कानूनी अमल है, वो तो शायद नहीं रुक सकता ना फिर? अच्छा, मैं इंतहाई अदब के साथ राजा साहब उस पर भी मैं थोड़ा सा अपना टेक दूंगा, क्योंकि उसमें भी मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब बड़े रिलैक्स्ड है। क्योंकि अभी हाल ही में एक ऐसा अमल इमरान खान साहब ने किया जो तौहीन अदालत के जुमरे में आया। उन्होंने एक जज को धमकी दी हुई थी, उसमें जिस तरह से उनको टाइम दिया गया और जो वाकिफाने हाल जो इमरान खान साहब की बॉडी लैंग्वेज कमरे अदालत में बताते हैं कि वो कैसे मुस्कुरा रहे थे, उनको रोस्ट्रूम में भी नहीं बुलाया गया, तो कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि उनके जो सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट में नहीं एक जमाने में था, वो एक और बड़ा अहम इदारा है, उसमें भी उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर पाया जाता है और शायद उसको वो अपने आप को प्रिविलेज समझते हैं। तो लीगल हवाले से इमरान खान साहब मुझे बड़े नजर नहीं आ रहे। और उसकी एग्जाम्पल आपने, मैंने खुद, हम बड़े हैरान हुए हैं कि राज चौधरी को भी ऐसी माफी नहीं मिली थी, जहां हाशमी ने माफी मांगी, माफी नहीं मिली उसको, और यहाँ पे इमरान खान साहब को माफी मांगने का तरीका सिखाया जा रहा है कि माफी मांगनी कैसे है आपने, चाहे 7 दिन आपको और दिया, माफी का तरीका जो है वो आप सीख कर आए। तो हमें बड़ी हैरानी हुई थी कि इसका मतलब है कि लीगल जो वॉर इमरान खान साहब को लड़ना पड़ेगी, अगर पड़ती है उनको, तो वो बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं उसमें। मैं ये नहीं कह रहा कि अदलिया का झुकाव उस तरफ है, लेकिन इसको हम क्या कहें, आप और मैं, ये जो हुआ तौहीन अदालत के केस में जो समाअत आखिरी हुई है, इसको आप और मैं इसकी तशरीह किस तरह कर सकते हैं राजा साहब? क्या आप और मैं या बाकी जो साफी बरादरी थी वो हैरान हुए बगैर रही? हम तो हैरान, मेरी जितनी मैंने मुशाहिदा किया है कोर्ट रूम्स में जाके, मुझे तो बाकी अभी तो बहरहाल ये केस फिर आना है सामने, देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया सैयद अली हैदर साहब हमारे साथ बात कर रहे थे। नाजरीन, पर्सपेक्टिव हमने उनसे लिया। यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। नाजरीन, पंजाब असेंबली के साबिक डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मोहम्मद मदारी साहब मसलसल सैलाब के बाद अपने इलाकों में हैं, क्योंकि सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा की तरह जनूबी पंजाब भी सैलाबी सूरत हाल का शिकार है। बहुत ज्यादा बारिशें हुई को सुलेमान पर, जिसका सारा पानी डीजी खान, तौंसा, राजनपुर, रुझान, जामपुर की गलियों में अभी तक मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम दोस्त मोहम्मद मदारी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान। ये फरमाइए, आप मसलसल सैलाब ज़दा इलाके में हैं,
आज क्या सूरत हाल देख रहे हैं वहां पर? कुछ बेहतरी आई है या अभी तक हमारे लोग फंसे हुए हैं, बेचारे ख्वार हैं? देखिए भाई, एक तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने मुझे प्रोग्राम पे इनवाइट किया। मैं थोड़ा सा जरा बैकग्राउंड बताना चाह रहा हूँ कि जी यहाँ पे जो सूरत हाल जो बनी, पानी की जो सूरत हाल बनी, एक बहुत बड़ा अलमिया है कि जी यहाँ पे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स पिछले दौरों में शुरू हुई जो कि बिल्कुल प्रोजेक्ट की जरूरत ही नहीं थी इस इलाके में। तमाम जो रोजकुइयों का पानी था उसको डाइवर्ट कर दिया गया टूवर्ड्स रुझान तहसील, और इस वजह से रुझान तहसील सबसे ज्यादा हिट हुई, क्योंकि अभी हमारी सिचुएशन ये है कि हम लोग दरिया के पानी के और रोजकुइयों के पानी के दरमियान सैंडविच हुए हैं हमारा इलाका, और जिन जगहों पे कभी पानी का तस्वुर ही नहीं था कि उधर पानी नहीं जाएगी, पानी वहां पे भी चलेगी। अब उसका ये था कि पिछले दौरों में जो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट, जो सेम नाले जो बनाए गए, वो इंतहाई गैर जरूरी बनाए गए और उनके ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट की गई। सबसे पहले तो उनकी इंक्वायरी करनी चाहिए कि इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद वो सेम नालों का क्या मकसद था यहाँ पे बनाना, और उसमें ना तो कुछ टेक्निकल टीमें थी ना कुछ कोई और लोग थे। इसमें मेरी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि जो पानी के जो नेचुरल रूट्स हैं जो सदियों से चलते आ रहे थे, जो कि अभी वहां पे इंक्रोचमेंट्स हो चुकी हैं, और इंक्रोचमेंट्स उधर हुई हैं सियासी तौर पे और एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे, उनको वहां पे उन अक्रोचमेंट्स को खत्म करके पानी को आप सेफ रास्ता दें, और ताकि पानी जाकर अपने दरिया में जाकर गिरे। जब तक आप पानी मदारी साहब, यही मसला हमने देखा, सवात में भी था, यही मसला हमने नौशहरा के इलाकों में देखा। खुद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने सवात जाकर यही बात की कि जिन लोगों ने ये नाजायज तजावजात किए उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। हम तो सिर्फ सवात या दरियाए सवात के इलाकों तक महदूद समझ रहे थे। आप फरमा रहे हैं कि ये मामला रुझान में, जामपुर में, राजनपुर में उसी तरह तजावजात का है। अब आप ये देखें कि जी तकरीबन डीजी खान का पानी हमें आकर हिट कर रहा है तहसील रुझान को। अब डीजी खान यहाँ से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर है। तो आप देखिए कितनी ये प्लानिंग, कितनी बुरी प्लानिंग है कि यहाँ पे पानी आकर हिट कर रहा है और यहाँ पे तबाही करता जा रहा है। वरना जो रुझान तहसील की जो यहाँ की जो रोजकोइयां हैं वो भी इतनी ज्यादा है कि हमारे इलाके में उनका भी एक रास्ता बना हुआ है, और वो हमें हिट इतनी नहीं करती जितना ये बाहर की रोजकोइयां आकर हमें हिट करती हैं। अच्छा, ये फरमाइए मदारी साहब, पंजाब असेंबली के वाकयात अभी भी हमें नहीं भूले। आप पर तशद्दुद कराया गया, आपके बाल नोचे गए, यही परवेज इलाही और पीटीआई वाले थे। लेकिन अब जबकि आवाम पर मुसीबत आई है, ना हमें वजीर आला साहब नजर आ रहे हैं जनूबी पंजाब में, मैं परवेज इलाही की बात कर रहा हूं, ना कोई उनकी काबीना आ रही है, तो ये क्या माजरा है? आप अलमिया ये देखें कि यहाँ पे जो मौजूदा वजीर आला है वो भी नजर नहीं आ रहे, जो साबका वजीर आला है वो भी नजर नहीं आ रहे, और मुझे तो पता लगा कि कोई अपने इलाकों में बहुत कम है, बहुत कम सीधा लोग अपने इलाकों में बैठे हुए और आवाम की मदद कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन है यहाँ पे। लेकिन हम खाली परवेज इलाही पर क्यों गिला करें? क्योंकि आपके इन इलाकों ने, खसूसन जनूबी पंजाब के इन अजला में तो मोस्ट ऑफ द सीट्स वो लोगों ने वोट दिए थे पीटीआई को, तो पीटीआई ने वोट लिए, पीटीआई ने हुकूमत बनवाई। परवेज इलाही की तो 10 सीटें हैं। खुद इमरान खान भावलपुर जाकर जलसा कर लेते हैं, वो राजनपुर या डीजी खान नहीं आ सकते, वो सरगोदा जलसा कर सकते हैं, सामने तौसा नहीं जा सकते। तो परवेज इलाही से ज्यादा गिला तो पीटीआई से बनता है, इमरान खान से बनता है, वो क्यों नहीं आ रहा है लोगों का? देखिए मेरे भाई, बात प्रायोरिटीज की होती है। शायद हम उस लिस्ट में नहीं है, प्रायोरिटी वाली लिस्ट में नहीं है, ना तो उसमें डीजी खान है ना तो उसमें राजनपुर है। प्रायोरिटीज कुछ और हैं। प्रायोरिटीज ये है कि जलसे करें और जाकर सियासी जो लीडरान है उनको बुरा भला करें और लोगों की सिंपथीज गेन करें। प्रायोरिटीज हम बिल्कुल नहीं है, और अभी आप हालत आपके सामने है कि कोई इधर आने को तैयार नहीं है। नहीं, लेकिन फिर आप चूंकि लोगों के दरमियान फिर रहे हैं, मैं फिर अप्रिशिएट करूंगा, कम अज कम
जो रिसोर्स है जितना है आप लोगों के साथ हैं दुख दर्द में, हमारे पास जब कोई दुख दर्द में साथ होता है तो यही टेस्ट का टाइम होता है। तो आपसे लोग पूछते नहीं है कि कल तो आप वोट इमरान खान के नाम पे मांगने आए थे, पीटीआई के नाम पे आए थे, आज पीटीआई कहाँ गई, आज इमरान खान कहाँ गए? भाई वो खुद हालात नहीं देख रहे कि कितना बड़ा फ्लड है और 2 से 3 करोड़ इस खित्ते के तकरीबन इस तमाम खित्ता जो है इसमें डिस्टर्ब हो चुकी हैं। उनके पास रहने को घर नहीं, उनके पास खाने को उनके पास खाने को कुछ नहीं, उन बेयारो मददगार खुले आसमान की तरह पड़े हुए। हम तो इनके साथ बैठे हुए, जितने हमारे पास रिसोर्सेज हैं अपनी जाती तौर पे हमने दोस्तों को भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं और भी हम दोस्तों को, और उनकी बहुत बहुत मेहरबानी जो हम पे ट्रस्ट कर रहे हैं, हमें डोनेशन दे रहे हैं और यहाँ पे जो डोनेशन भेज रहे हैं और तमाम तंजीमें एनजीओज हैं और बहुत सी तंजीमें हैं, मुखर हजरात हैं, वो यहाँ पे आ रहे हैं और खुद अपनी आंखों से देख कर जा रहे हैं और खुद उन लोगों की मदद करें। मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं तो मजीद कहता हूँ कि हमें मजीद ऐसे लोगों की, एनजीओज की और ऐसे तंजीमों की जरूरत है जो हमारे इलाके में आकर खुद काम करें। लोगों को अब सबसे बड़ा जो चैलेंज हमारे लिए है लोगों को दोबारा सेटल डाउन करना, उनके घरों में दोबारा। ये फरमाइए, इसी तनाजुर में सियासी गिले शिकवे अपनी जगह पर, परवेज इलाही ना आए उधर, पंजाब की काबीना के लोग ना आए, इमरान खान ना आए, लेकिन फिर भी इन तबाह लोगों का, इन भूखे प्यासे अफलास ज़दा लोगों का बनेगा क्या सरदार साहब? मेरी तो यही रिक्वेस्ट है आपके चैनल के थ्रू, तमाम मीडिया हाउसेस के थ्रू, कि आप अपने जाती जो अना है, जाती जो आप आपकी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है तमाम पार्टीज को, आप उसको छोड़ें और आवाम के लिए इधर मिलजुल के यकजहती के साथ इन आवाम के लिए जो डूबे हुए हैं उनके लिए आकर काम करें और इनके दुख दर्द में शामिल हों। इमरान खान नहीं आए लेकिन जनरल कमर जावेद बाजवा तो आए थे, पीटीआई की सूबाई काबीना के लोग नहीं आए लेकिन पाकिस्तान आर्मी तो आपके यहाँ काम कर रही है, ये आप किस नजर से देखते हैं? और इधर सबसे पहले जो रिस्पॉन्ड किया था वो एयरफोर्स ने और पाकिस्तान आर्मी ने किया था, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जनरल बाजवा साहब यहाँ पे खुद आए और यहाँ पे एयरफोर्स के भी यहाँ पे 3 2-स्टार जनरल्स आए, उन्होंने यहाँ पे इलाके का विजिट किया। यहाँ पे वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, लोगों को टेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, लोगों को खाना राशन प्रोवाइड कर रहे हैं और जो दूर दराज जो फार फ्लंग एरियाज हैं जिधर तक पहुंच नहीं है उधर भी वो लोगों को सामान पहुंचा रहे हैं। सरदार साहब, मैं अभी भी यही बात समझता हूं कि जितना हमारे सामने तस्वीर आ रही हैं तबाही की, बर्बादी की, सैलाब की, पानी की, वो रोड साइड पे है, अंदर 30, 40, 50 किलोमीटर अंदर पहाड़ों तक को सुलेमान तक, वहां क्या सूरत हाल है, वहां लोगों का क्या बन रहा है जो उधर रहते हैं? देखिए मेरे भाई, उसमें ये होगा कि जब पानी का लेवल उतर जाएगा और लोग अपने घरों में दोबारा जाना शुरू करेंगे, उस टाइम मैं समझता हूं कि एक प्रॉपर एक फिजिबिलिटी और असेसमेंट होनी चाहिए और असेसमेंट हो कि कितने लोगों के मकानात तबाह हुए हैं, कितने लोगों की फसलें तबाह हुई हैं और उनको गवर्नमेंट क्या सहूलत दे सकती है इन फ्यूचर। इसलिए मैंने कहा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को और फेडरल गवर्नमेंट को और सूबाई गवर्नमेंट को मिल बैठ के सोचना पड़ेगा कि इन लोगों के लिए वो इकट्ठे क्या काम कर सकते हैं ताकि इनकी जिंदगियां दोबारा जो सैलाब से पहले जिस तरीके से गुजर बसर कर रहे थे उसी तरीके से अपने घरों में गुजर बसर करें और अपनी खेती बाड़ी में अपनी खेती बाड़ी वहां पे शुरू कर सकें। बहुत शुक्रिया सरदार दोस्त मोहम्मद मदारी साहब, राजनपुर में, जामपुर में, रुझान में ऑन द ग्राउंड मौजूद हैं और ऑन द ग्राउंड जो सूरत हाल है उससे हमें आगाह कर रहे थे। बड़ा अच्छा उन्होंने मैसेज दिया कि जब पानी उतरेगा, लोग वापस अपने घरों में जाएंगे, तब पता चलेगा कि कोई घर बचा है, कुछ सामान बचा है, कुछ खाने की चीज मौजूद है, कुछ मवेशी बचे हैं या सब कुछ बह गया।